मैं फारूकी सर आप लोगों को केमिस्ट्री के आपकी 12वीं क्लासेस का जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, 10th जो चैप्टर है बेटा, 10वां जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ओके, जैसा कि आपको मालूम है कि केमिस्ट्री यानी रसायन को हम लोग मोटे मोटे तौर पर 4 प्रकार से या 5 प्रकार से बांट सकते हैं, जिनमें एक तो है फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, भौतिक रसायन, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, और 5वां है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये 10वां जो चैप्टर है आपका बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का है, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, जितना इस चैप्टर के बेस हम मजबूत करके चलेंगे, इस चैप्टर को पढ़ने में, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मजा आएगा। और जब बेस हमारा कंप्लीट नहीं है तो निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी परेशानी आ सकती है, ठीक है। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप 11th क्लासेस के 2 चैप्टर थे आपकी 11th क्लासेस की बुक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कौन कौन से वो 2 चैप्टर थे बेटा? एक तो था हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर बेटा, हाइड्रोकार्बन, याद आ रहा है आपको? और हाइड्रोकार्बन से पहले एक और चैप्टर था जिसमें कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाओं को समझाया गया, बेसिक कंसेप्ट को समझाया गया। बेसिक कंसेप्ट वाला वो चैप्टर बेटा, उस मूलभूत अवधारणाओं वाले चैप्टर में बहुत बेस तैयार है, हमारा बेस मौजूद है उसमें हमारा। और अगर आपका वो चैप्टर छूट गया है तो बेटा अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप उस चैप्टर को डेप्थ में जाइए। हालांकि मैंने एक तरीका अपनाया आप लोगों को, क्योंकि उनको यहां ला पाने में बहुत परेशानी मुझे भी आएगी और वीडियो बहुत लंबी खिंचती जाएगी, तो उसके कुछ कंटेंट को मैंने अलग अलग कर रखा है बेटा, जिनके वीडियो अलग अलग डले हुए हैं, ठीक है ना। तो उन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब देख सकते हैं, ठीक है ना। जब आप देखें तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे चैनल को फायदा भी मिलता है, चैनल को जो है आत्मबल भी मिलता है, ठीक है ना, उसकी विल पावर बढ़ती है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट बेटा। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनमें बात की जाए तो पहला हाइड्रोकार्बन की ही थोड़ी सी बात करूं अगर मैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध लगे होते हैं, और वो बेटा एक श्रेणी का नाम दिया जाता है उसे, वो क्या है? अल्केन। याद आ रहा है आपको? उस श्रेणी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं, राइट। इसी तरह से दूसरे हैं बेटा हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड लगे होंगे बेटा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध लगे होंगे, या फिर द्विबंध या त्रिबंध दोनों लगे होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात मैं आपको इसमें यह बता दूं कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड लगे होते हैं बेटा, खुली श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, वो श्रेणी कहलाती है कौन सी? एल्कीन। जैसे यहां की श्रेणी का नाम क्या है बेटा? एल्केन। वैसे यहां श्रेणी कहलाती है एल्कीन, विच कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। ओके, इसके अंतर्गत इसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है तो उन्हें लेते हैं हम लोग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत? एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत। याद आ रहा है आपको? तो ये तो खुली श्रृंखला में आ गए। आप अगर 11वीं क्लासेस का वो वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वो खुली श्रृंखला में आ गया। इसी तरह से बेटा जो चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहे गए, चक्रीय हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है बेटा, चक्रीय हाइड्रोकार्बन ये ऐसे हैं जिनमें वलय नहीं होगी। कार्बन की सीधी श्रृंखला हो सकती है बेटा, जैसे कार्बन 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 की सीधी श्रृंखला हो गई, या शाखा हो सकती है बेटा, ये शाखाएं लगा दी मैंने, ब्रांच युक्त हो सकता है वो, ये ब्रांचिंग हो गया।
लेकिन इनमें वलय नहीं होगी। ठीक है, अगर एकल बंधित है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए, यानी उस श्रेणी को आप एल्केन कहेंगे। और अगर इनमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दूं मैं कहीं भी, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एल्कीन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध लगा दिया जाए तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अल्काइन श्रेणी के नाम से जाना जाएगा उसको। ठीक है ना, आप परिचित ही हैं इस बात को। चलिए, चक्रीय हाइड्रोकार्बन में इसको दो प्रकार से वहां बांटा गया। एक कहलाते हैं बेटा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन से? एलिसाइक्लिक। अब देखिएगा, साइक्लिक का मतलब होता है बेटा चक्रीय। अब एली शब्द कहां से आया इसमें? दरअसल एली आया है एलीफर से, और एलीफर का मतलब होता था एनिमल फैट। यानी ये जो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते थे ना, जिनको अपन बिना व्रत वाले खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, ओके, जिनको आप विव्रत कह सकते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, नॉन साइक्लिक कह सकते हैं आप लोग, ओके। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, जिनमें ये दो श्रेणियों में बांट सकते थे आप लोग। दूसरी तरफ आते हैं, अच्छा, इनको एक और नाम दिया जाता था एलिफेटिक बेटा। इन्हीं को खुली श्रृंखला वालों को क्या बोला जाता था? एलिफेटिक कहा जाता था। अब देखिए, ये एली शब्द यहां आ गया है और साइक्लिक आ गया है, मतलब ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हो गए जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन की वलय होती है, लेकिन उनके जो गुण होते हैं ना, गुण प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो किन से मेल खाती हैं? इन खुली श्रृंखला वाले से। हैं तो ये चक्री, लेकिन इनके गुण किन से मेल खाएंगे बेटा? खुली श्रृंखला वाले, यानी एलिफेटिक्स। इसलिए इनको एलिसाइक्लिक कहा गया। ठीक है, एलिसाइक्लिक मतलब चक्री। जैसे मैंने ये वलय बनाई, कार्बन को कार्बन के साथ जोड़ा जाए। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने 11वीं क्लासेस में पढ़ा है, कार्बन के अंदर अद्वितीय गुण होता है। कार्बन की कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या मिलियन बिलियन में है, लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। और वो विशेषताएं हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी होंगी। ठीक है ना, 11वीं क्लास में तो पढ़ा ही होगा हम लोगों ने, पिछले वीडियो में भी देखी होंगी। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? कार्बन की 4 संयोजकता होती है, राइट। कार्बन अपनी वो 4 संयोजकता 4 एकल बंध बनाकर कंप्लीट कर सकता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकता को 4 एकल बंध बनाकर कंप्लीट कर सकता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकता को 2 एकल बंध और 1 डबल बॉन्ड बनाकर कंप्लीट कर सकता है। कार्बन अपनी 4 संयोजकताओं में 2 डबल बॉन्ड बनाकर कंप्लीट कर सकता है। कार्बन अपनी संयोजकता को 4 को बेटा 1 त्रिबंध और 1 एकल बंध बनाकर कंप्लीट कर सकता है। ये कार्बन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन में तीनों प्रकार का संकरण पाया जाता है। तीनों प्रकार के संकरण का मतलब है, जैसे बेटा इस कार्बन में अगर मैं संकरण कहूंगा, तो चूंकि जैसा आप जानते हैं कि संकरण निकालने का तरीका क्या है तो 11वीं क्लास का मटेरियल, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं उन 2 चैप्टरों को ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको बेस तैयार होगा। फिर भी आपकी परेशानी होती है, आपके पास नोट्स या मटेरियल नहीं है, आपके समझ में कम आ पाए, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बेटा, तो इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा बेटा? sp3 संकरण होगा। संकरण का तरीका क्या होता है बेटा? जिस परमाणु में हम लोग संकरण निकालने जा रहे हैं, उस परमाणु ने कितने सिग्मा बंध बनाए हैं। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6। ठीक है ना, थोड़ी भूमिका और बना रहा हूं उस चैप्टर तक पहुंचने के लिए। और उसमें 2,4 वाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2s2 2p2। ठीक है, ये पहले नंबर की कोष है, यहां अगर लिखता हूं मैं तो वो 1s2 लिखूंगा। और ये दूसरे नंबर की कोष जो इसमें वाइतम कोष है, संयोजी कोष है, वैलेंसी सेल है, क्योंकि यही संयोजन में भाग लेती है, रासायनिक बंध बनाने में यही भाग लेती है। इसको अपन बेटा क्या बोलते हैं? संयोजी कोष बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कक्षक तो एक है बेटा, इलेक्ट्रॉन 2 हैं। पी में 3 कक्षक होते हैं, जानते हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, जिनको इस तरह से भरा जाएगा, एक एक भरा जाएगा, क्योंकि हुंड का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। बिल्कुल ठीक। तो इस स्थिति में बेटा आप लोगों को, ठीक है ना, दिख रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों को बोर्ड पर साफ दिख रहा है कि नहीं बेटा? इसमें 2 अयुग्मित कक्षक दिख रहे हैं सिर्फ, जबकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है।
कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। तो 4 सहसंयोजी बंध बनाने के लिए 4 अयुग्मित कक्षक तो है नहीं, तो हमें यह मालूम है कि इस रिक्त कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा बेटा? ट्रांसफर हो जाएगा, तो 4 अयुग्मित कक्षक तैयार हो गए। बिल्कुल राइट। चलिए, तो 4 अयुग्मित कक्षक की वजह से ये 4 बंध बनाता है। वो 4 बंध में चारों सिग्मा बंध हो सकते हैं, एकल बंध हो सकते हैं। जब चारों सिग्मा बंध होंगे, वाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों ही बंध बनाने में बेटा भाग ले लें, तो समझ लीजिए कि संकरण क्या होगा? sp3 और कार्बन के ऊपर कोई लॉन पेयर उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। संकरण का फॉर्मूला होता है कि नहीं? परमाणु, जिस परमाणु में हम संकरण निकालने जा रहे हैं उस परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों की संख्या और बताइए उस पर मौजूद लॉन पेयर की संख्या। एकांक इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जिसने बंध बनाने में भाग नहीं लिया। अब आप देखिए, जब प्रत्येक कार्बन 4 बंध बना रहा है और कार्बन की वाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते तो लॉन पेयर तो किसी भी कार्बन पर नहीं रहेगा, चाहे वो किन्हीं भी परिस्थितियों में आए, राइट। तो फिर लॉन पेयर नहीं रहेगा तो हम सिग्मा बंधों की संख्या के आधार पर संकरण निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 4 सिग्मा बंध है, तो 4 सिग्मा की वजह से 4 कक्षक संकरण में भाग लेंगे, जिसमें से एक S होगा और 3 P होंगे बेटा। sp3 संकरण होगा। यानी इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये जो कार्बन यहां दिखाए गए हैं इनमें से प्रत्येक कार्बन में संकरण क्या होगा, तो अगर मैं यहां पर इसमें सिग्मा सिग्मा बंध से इसको पूर्ण करूंगा, एकल एकल बंध से पूर्ण करूंगा, तो प्रत्येक कार्बन बेटा sp3 संकरित अवस्था का होगा। ओके, इसी तरह से वो इस कार्बन की देखे बंध तो 4 बनाए, वाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, बंध भी 4 बनाए, लेकिन सिग्मा बंध कितने हैं? सिर्फ 3। तो इसमें संकरण कौन सा होगा बेटा? sp2 संकरण होगा, राइट। लॉन पेयर तो है ही नहीं भाई, वाइतम कोश में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों ही बंध बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो बचे नहीं, वाइतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो लॉन पेयर तो 0 हो गया। तो सिग्मा बंध 4 बंध में से सिग्मा बंध कितनी है? 3, क्योंकि 1 सिग्मा 1 पाई है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा पाई होता है, यहां आ जाएगी। यहां क्या हो गया बेटा? 2 सिग्मा बंध है, तो संकरण क्या बताएंगे अपन? इसमें sp संकरण बताएंगे, ठीक है ना। यहां बंध तो 4 बने हैं लेकिन सिग्मा बंध 2 है, तो इसमें भी संकरण कौन सा होगा? sp संकरण होगा, ठीक है। तो कार्बन की 4 संयोजकता का होना, कार्बन में तीनों प्रकार के संकरण का मिलना, इसके अलावा कार्बन में श्रृंखलन गुण का होना, श्रृंखलन गुण, श्रृंखला बनाना, सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला का बनाना बेटा। ये चक्रीय श्रृंखला वाला मैंने बना दी, बन गई कि नहीं? वलय चक्रीय, ओके, वलय बन गई, रिंग बन गई, ओके। इसके अलावा कार्बन जब कार्बन के साथ बंध बना लेता है तो बंध वियोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, बंध को तोड़ने में ऊर्जा बेटा ज्यादा लगती है, और जब कोई चीज मजबूत होती है तो उसको टूटने में समय लगता है, ऊर्जा ज्यादा लगती है, तो उसका ठहराव, प्रकृति में उसका ठहराव, जिसे अपन कहते हैं स्टेबिलिटी, ज्यादा होगी। और यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या मिलियन बिलियन लाखों करोड़ों के अंतर्गत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान की एक अलग शाखा की जा सकती है, जिसको अपन कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे अपन उसे, ठीक है ना। कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन का मतलब हो गया कार्बनिक यौगिकों का रसायन, ठीक है। वैसे कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन के अलावा फास्फोरस व सल्फर से भी मिलकर बने हो सकते हैं, ओके। कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस व सल्फर से भी मिलकर बने हो सकते हैं कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं बेटा? सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। सहसंयोजी का मतलब हो गया इनमें परमाणुओं के मध्य में जो बंध बनता है वो शेयरिंग बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बंध बनता है, तो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और सहसंयोजी बंध पाया जाता है तो यौगिकों को बोलेंगे क्या? सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे। तो कार्बनिक यौगिक कैसे होते हैं बेटा? सहसंयोजी होते हैं, ठीक है ना। और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान की एक नई शाखा जिसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, कौन सा? 12th क्लासेस में, ठीक है। और चैप्टर का नाम है हेलो व्युत्पन्न। बात समझ में आ रही है आपके? एक तो मैं आपको जो बताने का प्रयास अभी कर रहा हूं थोड़ा सा, वो ये है कि ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो गए। अच्छा, चक्रीय हाइड्रोकार्बनों में से दूसरे कहलाते हैं जो ने कहते हैं अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेटा।
ये वर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, एरोमेटिक। हालांकि शुरू में जो शब्द दिया गया था वो शब्द एरोमेटिक जो शब्द है बेटा वो एरोमा से आया, और एरोमा का मतलब होता है विशिष्ट गंध। ठीक है, तो ऐसा शुरुआत की गई, लेकिन बाद में यह पाया गया कि ऐसा हमेशा हर यौगिक में नहीं होता कि उसमें विशिष्ट गंध आए ही। इसलिए उसे डिफाइन करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयास किए और एक नियम बनाया, जिस नियम को कहते हैं हम क्या, हकल नियम कहते हैं, और भी नाम। चूंकि ये एरोमेटिक के बारे में बताता है तो इसे एरोमेटिकता का नियम भी कहते हैं, एरोमेटिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, या इसको एक इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, 4n+2 पाई नियम भी कहते हैं बेटा। क्या? 4n+2 पाई नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर मैं एक लाइन में इसकी परिभाषा बोलूं, आप लोग देखिएगा उस अपनी बुक और नोट्स के अंतर्गत, तो वे चक्रीय यौगिक, यानी इसका मतलब एरोमेटिक होने के लिए चक्रीय होना जरूरी है। ठीक है ना, तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और हो ही नहीं, उन पाई इलेक्ट्रॉनों का वलय में पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वलय के अंदर वो पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए? पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए। अब 4n+2 पाई में अगर n की वैल्यू 0 रख दूं तो ये बनेंगे 2 हो इलेक्ट्रॉन पाई 2। ठीक है ना, इसके अलावा 6, 2, 6, 10, 14, इस तरह से अगर पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बंद, पाई इलेक्ट्रॉन, भाई वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बंद बनाते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं अपन। ठीक है ना, तो वो उपस्थित हो और हो ही नहीं, उनका वलय में पूर्ण विस्थानीकरण हो। ठीक है ना, यहां मैं इस बात को और ज्यादा डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा, ये हकल नियम मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, पूरे हकल नियम को समझने के लिए वीडियो अलग है। ओके, अभी आप देखिए, आपके पास 11th का होगा तब तक आप ये देख सकते हैं। तो ये समझने का प्रयास किया गया। इसमें प्राइमरी सदस्य के तौर पर मैं कह देता हूं बेटा बेंजीन है आपका। जैसे अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने यहां कार्बन नहीं लिखे, लेकिन आप जानते हैं कि हां सर इसका मतलब भी हमें मालूम है कि इस प्रकार के सूत्रों को हम लोग आबंध रेखा सूत्र कहते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहते हैं। जैसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का मतलब है, इस तरह से मैंने ये बना दिया तो बेटा ये आबंध रेखा सूत्र कहलाएगा, जिसमें हर सिरा मतलब टर्मिनल और हर घुमाव यानी मोड़ कार्बन को इंडिकेट करेगा बेटा। ठीक है, यानी यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन। अगर ये ऐसे ही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के द्वारा वो संतुष्ट है, कार्बन की संयोजकता के हिसाब से हाइड्रोजन लगा देंगे। राइट, ओके बेटा। तो इस तरह से अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो आपको कि देखो सर कार्बन 6 होंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट, 6 कार्बन। अच्छा देखिए, अगर यह एक कार्बन है बेटा, तो इसमें मैंने देखो 1, 2, 3 बंध बनाए हैं, इसका मतलब संयोजकता कैसे पूर्ण होगी? तो आपका जवाब होगा सर संयोजकता को पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आबंध रेखा सूत्र बनाते हैं तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन के 3 बंध आंखों से दिख रहे हैं, तो चौथी संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट होगी। इसका मतलब है प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो अणु सूत्र क्या हो गया बेटा बेंजीन का? C6H6। ये जो 3 बंध दिख रहे हैं ना, 3 बंध, अब 3 बंध का मतलब क्या हो गया बेटा? 3 पाई बंध का मतलब क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बंध मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये यौगिक एक तो चक्रीय है, राइट। दूसरी बात, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस नियम के अनुकूल है, मतलब 2, 6, 10, 14, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तीसरी बात इसके अंदर समझना यह है कि ये जो पाई बंध दिख रहे हैं हमें, पाई इलेक्ट्रॉनों के बंध जो दिख रहे हैं, दरअसल ये इस कार्बन पर जो दिखाए तो गए हैं, पर ये यहां पर लोकेलाइज नहीं रहते, स्थानीकृत यही नहीं रहते। ये पाई बंध जो बनाए गए ना इन 2 कार्बनों के बिटवीन, ये यहीं स्थानीकृत नहीं रहते। ये जो बनाए गए यहां, ये स्थानीकृत यहां नहीं रहते, बल्कि जो दिख नहीं रहा यहां, जैसे यानी पाई बंध दिख नहीं रहा अपनी आंखों से, वास्तविकता ये है कि एक्सपेरिमेंटली जो फाउंड होती है ना बेंजीन को जब हम बनाए, या बेंजीन प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त की जाती है, उसमें विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि दरअसल ये तो हमने इसका एक सूत्र हमने बनाया, लेकिन हमारा यह सूत्र प्रयोगों से निकलने वाले बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर रहा।
अब आपको कि सर फिर काय को बना दिया सूत्र बेटा? ये देखिए, एक बात को अपने दिमाग में रख लो बेटा, एक चीज ये होती है कि जो गॉड के द्वारा दी जाती है, ईश्वर के द्वारा दी गई, उस पर हम लोग विश्लेषण करें उसकी आंतरिक व्यवस्था का, या हम बना रहे हैं किसी चीज को, उसकी आंतरिक व्यवस्था का विश्लेषण करें। और एक होता है थ्योरेटिकल पोर्शन, किसी चीज पर अभिव्यक्ति अपनी बताना कि ऐसी संभावना हो सकती है। अब वो संभावना उसकी ट्रुथ, यथार्थता पर भी जा सकती है और नहीं भी, दोनों बातें हैं बेटा। तो बेंजीन की संरचना ये बनाई गई इस तरह से, कैकुले ने बनाई ये संरचना। बहुत सारे इतिहास अपन बेंजीन की, पर्टिकुलर बेंजीन पढ़ेंगे तो उसके इतिहास पर जाएंगे। अभी आप, मैं जो कहने का प्रयास कर रहा हूं वो देखिएगा, बहुत सारे वैज्ञानिकों, डेबार, कैकुले, उनके साइंटिस्टों की बेंजीन, अब वहां नहीं जा रहे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डबल बॉन्ड लग गया है, दरअसल डबल बॉन्ड का मतलब हो गया यहां की बंध लंबाई बेटा, और यहां की, ये एकल बंध, यहां की बंध लंबाई। तो इस आधार पर तो बेंजीन में कार्बन डैश कार्बन बंध लंबाइयां अलग अलग होनी चाहिए, राइट? जैसा कि हमें मालूम है कि अगर कार्बन कार्बन शुद्ध एकल बंध जब होता है तो बेटा वो बंध लंबाई होती है 154 पिकोमीटर। ऐसा कब होता है बेटा? जब कार्बन कार्बन शुद्ध एकल बंध हो, राइट? शुद्ध का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बना है वो बंध सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों से बना हो, तभी तो एकल बंध कहेंगे उसको, शुद्ध एकल बंध। लेकिन जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, सॉरी, डबल बॉन्ड का मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनाओ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिटवीन 2 कार्बन हो तो वो डबल बॉन्ड होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा सोचो, जब यहां मटेरियल ज्यादा है, यहां का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहां ज्यादा है तो दोनों के नाभिक उस पर आकर्षण रखने के लिए पास आएंगे कि नहीं बेटा? अगर मटेरियल दोनों के बीच में कम है तो उनके नाभिक ज्यादा पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनमें रिपल्सन फोर्स जनरेट होगा। लेकिन अगर मटेरियल ज्यादा है, या मटेरियल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो दोनों कार्बन के नाभिक उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण रखने के लिए पास आएंगे, और पास आएंगे तो दोनों नाभिकों के अंतर नाभ की दूरी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो शुद्ध डबल बॉन्ड होने पर इसकी बंध लंबाई होती है बेटा 134 पिकोमीटर। पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं, राइट? चलिए, इसी तरह से अगर कार्बन कार्बन त्रिबंध हो बेटा तो इसकी बंध लंबाई जो होती है बेटा 120 पिकोमीटर होती है। यह शुद्धता की मैंने बात की है। इस आधार पर जब हमारी नजर बेंजीन के इस उदाहरण पर जाती है तब हमें ऐसा होता है कि ये जो डबल बॉन्ड लगा है ना, यहां की बंध लंबाई ये होनी चाहिए और एकल बंध लंबाई, ये बंध लंबाई ये होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंटली फाउंड ये हो रहा है कि बेंजीन में सभी, मतलब 6 कार्बनों की सी बंध लंबाइयां समान होती हैं, और वो बंध लंबाई एप्रोक्स पाई जाती है 139 पिकोमीटर। कितनी बेटा? 139 पिकोमीटर। व्हाट इट इंडिकेट्स, ये क्या बताने का प्रयास कर रही है? 139 पिकोमीटर बेटा 154 पिकोमीटर से तो कम है, लेकिन 134 पिकोमीटर से ज्यादा है। यहां की बंध लंबाई भी 139, यहां की 139। तो ये बात बेंजीन की, ये एक्सपेरिमेंटली बात, मतलब ये पॉइंट्स बेंजीन की ये संरचना पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब और संरचनाएं बनाकर बेंजीन की इस बात तक की पुष्टि की जाती है। उस घटना को हम लोग कहते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। अच्छी तरह से रेजोनेंस को पढ़ने के लिए मीजोमेरिक प्रभाव भी उसका नाम दिया जाता है। उसके लिए बेटा हम मेरी अलग वीडियो देखेंगे आप लोग, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा खासियत यही है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सारे पॉइंट जो नाम मैं ला रहा हूं यहां, उनकी अगर मैं डिस्क्राइब डिटेल्स ज्यादा ही करने लगूं तो बेटा बहुत मटेरियल होता जाएगा, ठीक है ना? और फिर मैं कितनी भी कोशिश करूं उसका ज्यादा मटेरियल नहीं ला पाऊंगा मैं। उसके लिए क्या करना है आपको? इंडिविजुअल वीडियो देखने हैं आप चैनल के ऊपर। जैसे अब मैंने एक वर्ड बोल दिया क्या, अनुनाद प्रभाव, मैंने बोल दिया हकल लॉ, तो आप उन वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो नजर आ जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है? चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपको, तो क्या बताया गया कि ये जो बनाई गई है बेटा इसमें वलय लगा दो, क्योंकि पूर्ण विस्थानीकरण का मतलब है पूरी वलय के अंदर ये होगा, तो जिसको अपन इस तरह का रिंग लगा देते हैं। तो ये रिंग किसकी बनी हुई है बेटा? पाई बंधों की, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पाई वलय बोलेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग बात, पाई रिंग बोलेंगे। इससे क्या होगा? इससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी, कंफर्मेशन होगा जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली फाउंड क्या हो रहा है कि ऑल द 6 CDC बॉन्ड लेंथ आर इक्वल।
सभी बंध लंबाइयां जो कार्बन कार्बन की हैं वो इक्वल हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या निकला है, जब मैं ये डॉट डॉट बनाता हूं ना, इसका थोड़ा सेंस और समझ लीजिए, वैसे अनुनाद में जाना पड़ेगा आपको डिटेल्स में। इसका मतलब यहां है इस कार्बन और कार्बन के बीच में यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई की, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, यहां भी, मतलब सब जगह है। मतलब 3 पाई बंद मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसी इंडिविजुअल कार्बन कार्बन के बीच में ना रहते हुए सभी वलय के सभी 6 कार्बनों पर वो उपस्थित हैं। मतलब इसी को कहते हैं विस्थानीकरण, डीलोकेलाइजेशन। बस एक होता है स्थानीकृत, लोकेलाइज अपनी जगह ही रहना, एक होता है डीलोकेलाइजेशन। ओके, तो अपन ऐसा मानते हैं कि ये इस तरह की एक वलय बनी होगी, और जब हम इस प्रकार की बात को मानकर चलते हैं तो बेंजीन के वो गुण जो उस संरचना से पूर्ण नहीं हो रहे वो इससे होते हैं। राइट बेटा, चलिए तो मैं आपको जो बता रहा था कि चक्रीय हाइड्रोकार्बनों में ये आते हैं, ये चक्री तो होते हैं पर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, मतलब हकल के नियम का पालन नहीं करते। भले 3 कार्बन की बन जाएगी बेटा, जैसे मैंने ये बनाई है 3 कार्बन हो गई, 1 2 3, 4 की 5 की 6 की, मिनिमाइज 3 कार्बन से भले बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर का हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, अब आपको कि सर आप पढ़ा तो ये रहे हो, हाइड्रोकार्बन क्यों लिया? तो इसलिए लिया गया, जैसे ही बेटा मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं एक वर्ड बोलूंगा हाइड्रोकार्बन के, बोला कि नहीं मैंने वो हाइड्रोकार्बन, इस चैप्टर के डिफाइन करने के लिए जैसे ही मैं ये वर्ड बोलूंगा हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन सेक्शन अगर हमारा सही ढंग से नहीं पढ़ा तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी। फिर भी अपन पूरा प्रयास करते हैं उस बात को, आप मेरे साथ जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूं अगर आप देखते रहेंगे निश्चित ही आपको कोई परेशानी नहीं आएगी बेटा। ओके, चलिए तो मैं ये जो परिभाषा इसकी बताने के प्रयास कर रहा था, तो आपने क्या देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में क्या किन किन से मिलकर बने हो सकते हैं, इन से मिलकर बने हो सकते हैं। इसका मतलब कार्बनिक यौगिक में जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसका एक चैप्टर अलग बना दिया गया। उस चैप्टर में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, इनके बारे में हमने देखा। और अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ ये ले लिया जाए, अब ये जो दिख रहे हैं ना एक्स, एक्स का मतलब हो गया हैलोजन समूह या हैलो समूह कह सकते हैं आप, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हैलोजन ले लिया, वो इस चैप्टर में मिल जाएगा आपको, हैलो व्युत्पन्न, राइट। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ले लिया, ये आपको एल्कोहल में पढ़ने को मिलेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इनमें पढ़ने को मिलेगा। नाइट्रोजन अगर ले लिया गया तो इसमें हम लोग एमीन, ये सब हमारी बुक में अलग अलग चैप्टरों में इनका डिस्क्राइब किया गया है। बात समझ में आई? उम्मीद है कि ये थोड़ा सा समझने का आप लोगों ने प्रयास किया गया होगा बेटा। इसको इरेज करने के बाद, थोड़ा सा ये समझाने के बाद, अब मैं आपको इस अपने इस चैप्टर की जो शुरुआत बात है उससे मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूं बेटा, ठीक है ना? समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अच्छी बात है बेटा। लेकिन आप हर पॉइंट के वीडियो जो अलग अलग बनाए हैं हमने, उनको जरूर देखने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि अभी सर्च करने पर ना मिले, लेकिन वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? ओके, आपके पास तो होंगे 11th क्लासेस के मैटर में। चलिए, तो हैलो व्युत्पन्न का मतलब ये समझो कि जो मैंने कहा एक्स, वैलेंसी फ्री एक्स समूह, ओके। अब एक्स में क्या होता है, दरअसल हमने क्या किया, जो हैलो समूह है आप जानते हैं समूह 17 है, ठीक है, जिसको हैलोजन फैमिली कहते हैं हम लोग। हैलोजन का मतलब हमें मालूम है हेलस प्लस जेनस, सी साल्ट प्रोडक्शन, समुद्री लवण बनाने वाले, समुद्र के अंदर से जो लवण निकलते हैं उनमें ये तत्व होते हैं उन लवणों में, इसलिए इनको कहा गया हैलोजन, उन्हीं से मिलकर बनते हैं तो इसलिए हैलोजन कहा गया। इसमें अपन चूंकि क्रियात्मक समूह की बात करते हैं तो ये फ्लोरो समूह बेटा, क्लोरो समूह, ब्रोमो समूह, आइडो समूह, ओके। ये जो मैंने डैश लगाया है ना, इसको चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, तो आप ये समझो इसको अपन कहते हैं फ्री बैलेंस, इसको मैं क्या बोलूंगा, मुक्त संयोजकता। जैसे आपसे कहा जाए ना बेटा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होगा, तो आप अगर OH कहते हैं तो ये एक सही शुद्ध नहीं है, ठीक है, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, उसमें डैश लगाकर ऐसे इंडिकेट करना चाहिए। तो उस डैश जो मैंने लगाया गया है, दरअसल इसको मैं बोलूंगा फ्री वैलेंसी। जैसे मैंने कहा कार्बोक्सिलिक समूह, तो मैंने COOH के कार्बन से डैश लगा दिया है। बात आ रही है? क्रियात्मक समूह में इस तरह का अपन इंडिकेट करते हैं। चलिए, तो ये बेटा हेलो समूह है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूं
कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन जिसको आपने पढ़ा है, अभी मैंने भी बताया था, आप तो जानते हैं, हाइड्रोकार्बनों में से क्या किया जाए, एक या एक से अधिक H परमाणुओं को हटा दिया जाए। किनको बेटा? हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए और वहां क्या लगा दिया जाए, हेलोजन लगा दिए जाए, हेलो समूह लगा दिए जाए। तो आप क्या बोलोगे इसको कि सर ये तो बने किन से हैं, हाइड्रोकार्बन से। कैसे? कि हाइड्रोकार्बन का H हटाकर हेलोजन जोड़ा गया है। यस, तो आप कह सकते हो क्या कि हेलो व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक H परमाणुओं को हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनते। प्रतिस्थापित, हाइड्रोजन हटाकर उसके स्थान पर हेलोजन लगा देना। ओके, अगर मैं एल्केन की बात करूं बेटा, एल्केन, हाइड्रोकार्बन में एल्केन है कि नहीं है, और एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या, एल्केनों में क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर मैं एक कार्बन का, बेटा क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अगर मैं एक कार्बन का एल्केन कहूं तो एक कार्बन के एल्केन का अणु सूत्र क्या होगा बेटा, दुगने से 2 ज्यादा। एक का दुगना 2, 2 ज्यादा यानी 4, राइट। तो ये एल्केन का पहला सदस्य बन गया। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं आपको कि C2H6, क्योंकि 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6, तो एल्केन का दूसरा सदस्य बन गया। इसी तरह से C3H, 3 दूना 6 और 2 8, C4H10, C5H12, ये सब क्या बन गए बेटा, हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी बन गई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको एल्केन कहते हैं बेटा। इसके नामों में हमें मालूम है बेटा, एक कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, मैथ, या इंग्लिश की वर्ड में ME आता है बेटा, ठीक है ना, MA नहीं आता, तो मीथ भी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में। ओके, इथेन या एथेन कह सकते हैं आप उसे, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपेन। नाउ दिस इज ब्यूटेन एंड पेंटेन। ओके, पेंटेन, ये सब कौन है बेटा, तो आप कहोगे सर ये हाइड्रोकार्बन की, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन है, वो है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझना है बेटा। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा। अब बताइए, मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में 11वीं में भी पढ़ा है हम लोगों ने, कार्बन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के। किस आधार पर, एक कार्बन अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा, इस आधार पर कार्बन के 4 प्रकार होते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ओके, क्वार्टनरी। ओके, 4 प्रकार के। अकेले कार्बन को या एक अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अपन 1 डिग्री कार्बन। एक बार दोबारा देखिएगा बेटा, अब ये देखिएगा, ठीक है, ये कार्बन चूंकि एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है तो उसको बोला जाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन को देखना बेटा, ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे अपन क्या, 3 डिग्री। ये कार्बन केवल एक ही से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 और 1 2 से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी, द्वितीयक सेकेंडरी, तृतीयक टर्सरी, और 4 डिग्री चतुर्थक यानी क्वार्टनरी कहेंगे। तो इस तरह से कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, और उनसे जुड़ने वाले हाइड्रोजन 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता जब 4 हो चुकी है तो इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन किन किन से जुड़ सकता है, 1 डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन से, 4 डिग्री कार्बन से तो हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, बिकॉज उसकी चारों बैलेंसी जो है कंप्लीट है। ओके, तो हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक 2 डिग्री, सेकेंडरी, तृतीयक 3 डिग्री और क्वार्टनरी टर्सरी। ओके बेटा, चलिए, तो मैं जो बताना था आपको जो है, अब हमें यहां हेलो व्युत्पन्न चैप्टर में ही हम लोगों को कुछ जानकारियां और भी होनी चाहिए जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी है, वो मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा एल्किल, इसका क्या मतलब निकाला आपने एल्किल का, अगर एक H हटा दिया जाए इनमें से, क्या समझे आप, एक H हटा दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी को बोलेंगे एल्किल। एक H हटाने पर, एल्कीन का एक H हटा दिया जाए,
अब देखिए एल्केन का हमें मालूम है श्रेणी सूत्र क्या लिखते हैं बेटा, CnH2n+2। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 ज्यादा है, और आप कह रहे हो एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, तो यहां मैं लिखूंगा CnH2n+1 लिखूंगा, और ये डैश का मतलब हो गया एक बैलेंस ही, एक हाइड्रोजन हट गया तो वहां संयोजकता फ्री कर दिए। अब चूंकि विज्ञान या केमिस्ट्री या भौतिक विज्ञान हो, किसी चीज को हम लोग सॉर्ट करते चले जाते हैं जिससे हमें कम लिखना पड़े, समझ में ज्यादा आ जाए। तो हमने क्या किया बेटा, इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया CnH2n+1 बैलेंस फ्री। इस हिस्से को मैं एक संकेत देने जा रहा हूं, और वो संकेत हो गया बेटा R। क्या? R। इसका मतलब एल्किल में R के लिए इंडिकेट करूंगा, एल्किल। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं एल्केन में उस हिस्से को R कहूं तो इसमें क्या बचेगा कि सर एक हाइड्रोजन बचेगा, तो मैं इसकी जगह अपन संकेत लगा सकते हैं R सिंगल बॉन्ड H। तो ये तो हो गया श्रेणी सूत्र बेटा, लेकिन ये हो गया इसका सामान्य सूत्र। तो आगे चलकर हम लोग एल्केन को R सिंगल बॉन्ड H बोला करेंगे, राइट? ओके, अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था वो कोशिश क्या है मेरी, वो कोशिश ये है कि एक H हटाकर उस एल्किल का नाम भी देखा जाए और उसका सूत्र क्या होगा। तो आप देखिए एक ही कार्बन है बेटा यहां, अब एक ही कार्बन से एक H हटाना है, इसका मतलब वो अकेला कार्बन, और अकेले कार्बन को भी हम 1 डिग्री कहते हैं, और वो कार्बन जो एक अन्य कार्बन से जुड़ा है उसको भी 1 डिग्री कहते हैं। हालांकि अकेले कार्बन को हम लोग सुपर 1 डिग्री कार्बन भी देते हैं, है तो 1 डिग्री वो, ठीक है ना। तो अब मुझे एक H हटाना है, तो आपके दिमाग में कोई सा भी H हटा दो, क्या यह अलग अलग संभावना है क्या? जब एक ही कार्बन है और एक H हटाना है तो कोई संभावना अलग अलग नहीं है। तो एक H हटाने पर बेटा ये एल्किल श्रेणी मैंने बनाई, तो मैंने लिखा CH3, और ये बैलेंसी फ्री। आप कार्बन के साइड बैलेंसी फ्री तो कार्बन की ही है, हाइड्रोजन की थोड़ा ना है बेटा, वो ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ तो जुड़े हैं, ये तो बैलेंसी फ्री कार्बन की है। जो हाइड्रोजन यहां से CH4 का एक H हटा दिया गया, इसका नाम है, चूंकि यहां एन लगाया जाएगा, इसमें इल लगाया जाएगा, तो ये बन गई कौन? मैथिल, यानी मिथाइल। ओके, इंग्लिश में अपन मिथाइल बोला करेंगे, वैसे हिंदी में मैथिल प्रोनाउंसिएशन ज्यादा किया जाता है। अब आपको मैं बताता हूं ये, तो मैंने क्या किया, ये बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने वो 2 कार्बनों को दिखाया, 1 और 1 2। अब इन दोनों कार्बनों से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब मुझे आप ये बताएंगे ये कौन सा डिग्री कार्बन है, तो आपका जवाब होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, तो आप कहोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब मैं कह रहा हूं एक हाइड्रोजन हटाओ, कहां से हटाएंगे, तो आप कहोगे चाहे इससे हटा दो चाहे इससे हटा दो, दोनों क्या अलग अलग बातें होंगी क्या? नहीं, एक ही बात हो। क्यों होगी बताइए? क्योंकि सर वो 1 डिग्री कार्बन है जिससे हाइड्रोजन हटाया जा रहा है, वो 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है, तो इसका मतलब एथेन, इसका नाम तो होता है एथेन। इससे H जब हटाएंगे ना बेटा, तो H कोई सा भी हटा सकते हैं अपन, इसका या इसका, तो एक ही बनेगी एल्किल, जिसे अपन इससे हटाते तो यहां फ्री बैलेंस ही कर देते, एक ही बात होती। अब चाहो तो आप इसको एक साथ मिलाकर भी कह सकते हैं बेटा, देखो जरा, 3 और 2 5 हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं C2H5 बैलेंसी फ्री, और नाम क्या होगा बेटा? इथाइल, मतलब एथिल। आसान हो गया। चलिए, तो एक ही बनी, और जब एक ही होती, जिस प्रकार से आपकी क्लासेस में आपकी क्लासेस में एक ही नाम, एक नाम का एक ही छात्र है, मनोज है मान के चलिए, तो मैंने कहा मनोज स्टैंड अप, तो कितने मनोज खड़े होंगे? ऑफ कोर्स एक ही खड़ा होगा, क्योंकि एक ही है। लेकिन अगर मैंने कहा दिवाकर खड़े हो जाओ, तो पता चला मैंने कहा दिवाकर बोला, दिवाकर खड़े हो गए 2 या 3। इसका मतलब मैं जिस दिवाकर को खड़ा करना चाहता था उसके बारे में दिमाग में बात की जाएगी कि सर आप उसका सरनेम बताओ। पता चला दिवाकर शर्मा, तो कि सर फिर उसके पिताजी का नाम बताओ, गांव का नाम बताओ, शहर का नाम बताओ, कुछ ना कुछ हिंट दो। जिस दिवाकर को आप खड़ा करना चाहते हो उसके बारे में हिंट दीजिए। ऐसा करने से क्या हुआ, वो पर्टिकुलर वही दिवाकर खड़ा होगा। चूंकि मनोज एक था इसलिए मनोज एक खड़ा होगा, लेकिन दिवाकर 2 या 2 से ज्यादा होने पर वो सब खड़े हो गए। और अगर मैंने कहा दिवाकर शर्मा, तो दिवाकर शर्मा ही खड़ा होगा, दिवाकर सिकरवार नहीं खड़ा होगा, दिवाकर वशिष्ठ नहीं खड़ा होगा, दिवाकर शर्मा ही खड़ा होगा।
तो ये हिंट बन गई, एक हिंट। ये क्यों बता रहे हैं सर हमें? ये हिंट मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, एक तो मैंने ये प्रोपेन जो है यहां से हटाया, हटाने का मतलब मैं आपको 3 कार्बन की बात बताऊं, ये 3 कार्बन थे, ठीक है। तो 3 कार्बन थे C3H8 में, यहां हाइड्रोजन जोड़ो बेटा 3, यहां हाइड्रोजन जोड़ो 2, यहां हाइड्रोजन जोड़िए 3। कार्बन के बाद हाइड्रोजन जोड़ने का काम बाद में किया करें, जिससे कभी भी गलती नहीं होगी संयोजकता के लिए। चूंकि ये 3 कार्बन का इससे ज्यादा बन ही नहीं सकता, 3 कार्बन है, बनाओ। आप ज्यादा से ज्यादा यूं करोगे तो ये अलग नहीं है, ये तो एक ही है, 1 2 3। आप अगर यूं करते तो वो एक ही है, 3। यानी आप 3 कार्बन का एल्केन इसके अलावा कोई और बना ही नहीं सकते। तो ये नाम में कोई अर्थ, नाम के आगे कोई संकेत नहीं जुड़ेगा। संकेत कब जुड़ते हैं बेटा? जब एक से ज्यादा उनके बनने की संभावना हो, तो वो संकेत ही बताते हैं कि ये वाला बनाना है। तो मैथेन एक था, एथेन एक है, प्रोपेन भी एक है। अब देखिए बात, अब मुझे हाइड्रोजन हटाना है, तो इसका एक H हटाओ 1 डिग्री कार्बन का, तो आपको कि सर इन दोनों से H हटाना एक ही बात है, क्यों है बताओ? सोचो, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, यहां से H हटाने पर फ्री बैलेंसी CH2 CH2 ये CH3, और यहां से H हटाने पर फ्री बैलेंसी CH2 CH2 CH3, तो आपको ये तो एक ही बात है। हाँ, यहां से हटाना यहां से हटाना एक ही बात होगी, लेकिन बेटा यहां से हटाना अलग बात होगी। क्यों हो गई? क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन 2 डिग्री कहलाएगा। इसका मतलब इस प्रोपेन से जो 3 कार्बन की, मतलब ये इसकी जो एल्किल बनेंगी वो एक नहीं बन रही, कितनी बन रही है? 2 बन रही है, जिनको प्रोपिल कहते हैं अपन। एक को मैथिल, 2 को एथिल, 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपिल। और वो कौन कौन होंगी बेटा? देखना, एक H यहां से हटाया मैंने और एक H यहां से हटाया, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये हटा दिया, ये फ्री बैलेंसी मतलब ये हटा दिया। आप इसको यूं लिख सकते हो, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, वो भी एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बीच वाले कार्बन से हटाया जिसकी फ्री बैलेंसी की है। तो आप देखेंगे बेटा, आप देखेंगे जब 2 बन गई तो इसका मतलब नाम तो प्रोपिल है। अब मैंने कहा प्रोपिल, तो आप कौन सी बनाओगे? कि सर दोनों बनाएंगे। अब जब दोनों बनाएंगे, मैं आपसे केवल ऊपर के प्रोपिल की बात करना चाह रहा था और मैंने सिर्फ प्रोपिल बोला, तो आप दोनों बनाएंगे, बिल्कुल दोनों बनती। लेकिन अब इनके नामों में चूंकि 2 बन रही है, तो हम इनके लिए कुछ पूर्व लग्न संकेत इस्तेमाल में लाते हैं, प्रीफिक्स सिंबल यूज करेंगे। वो क्या क्या होते हैं? तो प्रीफिक्स सिंबल में बेटा नॉर्मल, आइसो, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, नियो और एक्टिव, ये कुछ संकेत याद आ रहे हैं आपको 11th क्लासेस में बेटा? एक्टिव, नॉर्मल, आइसो, द्वितीयक, द्वितीय मतलब सेकेंडरी, टर्सरी तृतीयक, नियो और एक्टिव यानी सक्रिय। इनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताऊं। नॉर्मल बेटा तब लगाया जाएगा अगर एक से ज्यादा यौगिक हो रहे हो, एक से ज्यादा संभावनाएं हो, और जितने भी कार्बन उसके अंदर हो वो सब सीधी श्रृंखला में जुड़े हो, और श्रेय वाले कार्बन की बैलेंसी फ्री हो, ऐसा आपको इसमें नजर आएगा। 3 कार्बन है, श्रेय वाले कार्बन की बैलेंसी फ्री है। ये 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन श्रा ये है, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला, इसमें क्या लगाएंगे बेटा? नॉर्मल। तो नॉर्मल तो आगे लगेगा, संकेत नाम लिखा जाएगा प्रोपिल। आसान? यहां देखिए, इसमें नॉर्मल तो आएगा नहीं बेटा, नॉर्मल के लिए वो सब एक साथ सीधी श्रृंखला में जुड़े होने चाहिए थे। ये शाखा युक्त भी एक तरीके से। तो ये बताया गया कि अगर अपन यहां से स्टार्ट करें, यहां से, तो ये शुरू हो गया, ये लास्ट हो गया। यहां से स्टार्ट करने का मतलब मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ओके। यहां से स्टार्ट करें तो ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, वो एक अलग बात है कि शुरुआत भी यही है और इसकी तुलना में ये सेकंड लास्ट भी है। तो अगर यहां से स्टार्ट करने पर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह आता हो, अब आपको देखिएगा 4 कार्बन वाला मैंने बनाया, गौर से देखिएगा बेटा। 4 कार्बन जो अभी मैं बनाऊंगा था, यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है। अब आप इसको देखिए, यहां से शुरू करने पर ये मैं थोड़ा हाइड्रोजन भर लूं, तब आपकी पूरी बात बैठेगी दिमाग में, ठीक है। यहां से शुरू करिए फ्री बैलेंसी से, तो लास्ट कार्बन होगा, ये सेकंड लास्ट होगा, लास्ट से पहला सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो बेटा क्या लगाना पड़ेगा? आइसो लगाना पड़ेगा। एक तरीका मेरा अपना ये भी है, ओके, पहचान करने का। तो इसके आगे लगा देंगे अपन क्या बेटा? आइसोप्रोपिल। आइसो लगा दिया। आप इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, आइसो वैसे वही शब्द है, ये आईएसओ, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हैं आप। तो इसकी 2 बनी। इन संकेतों की लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रोपिल 2 हैं। अब जब 2 प्रोपिल हैं तो कोई संकेत लगाकर ही अपन स्पेसिफिक उस एल्किल की बात कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल प्रोपिल बोलूंगा तो आप बेटा यही बताएंगे, ये नहीं।
अगर मैं बोलूंगा आइसोप्रोपिल तो आप बेटा ये बताओगे, ये नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फिर 4 कार्बन वाले की बात करने जा रहा हूं। ओके, चलिए, तो रही 3 कार्बन की बात बेटा, ठीक है ना। नोट करते रहिए, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं भी, लेकिन आप अपनी रफ कॉपी और पेन लेकर बैठा करें बेटा, ठीक है, जिससे आप अगर केवल देख देख रहे हैं तो फिर कैसे समझ में आ पाएगा। उसको नोट करिए। आप देख तभी सकते हैं जब आप पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी रखते हो ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, इसी तरह से मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्या होगा कि सर अब आप हमें 4 कार्बन के बारे में परिचित कराइए। 4 कार्बन, और 4 कार्बन के बारे में परिचित कराने का मतलब हो गया, ठीक है, 40 मिनट्स हो गए। अब मैं आपको ब्यूटेन के बारे में अगले राउंड में आपको बताऊंगा कि ब्यूटेन में कितने ब्यूटेन बनेंगे और उनसे एक एच हटाने के बाद कितनी एल्किल बनेगी। ये बेटा बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हाइड्रोकार्बन का ये सेक्शन हमारे से छूट गया तो जैसे ही मैं एलो व्युत्पन्न में ये नाम दूंगा एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, तो आप वो कैसे समझेंगे? बात है। तो उम्मीद है मैं उम्मीद करता हूं कि आप 12th का चैप्टर तो स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है, लेकिन आप 11th क्लासेस के पिछले 2 चैप्टरों पर ज्यादा फोकस करेंगे ना। वेरी गुड, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले मॉड्यूल में जो अपन कल स्टडी कराएंगे बेटा। ओके, थैंक यू।